स्वागत है आपका स्टडी विद गोविंद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं गोविंद जांगीड़। आज हम लोग राजस्थान के भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। राजस्थान के अंदर खनिज संसाधन यानी मिनरल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जब खनिजों की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है खनिजों के प्रकारों के ऊपर। तो मुख्य रूप से मित्रों जो खनिज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपके धात्विक खनिज और एक होते हैं आपके अधात्विक खनिज। तो खनिज मुख्य रूप से दो प्रकार के हो गए, एक तो धात्विक और एक हो गए आपके अधात्विक खनिज। इसके अलावा भी अगर हम लोग बात करना चाहें तो अधात्विक से भी हम इनको अलग कर सकते हैं और इसके अलावा हम लोग इसमें रख सकते हैं आपके ईंधन खनिज, ईंधन या इसको हम लोग ऊर्जा खनिज के रूप में भी जानते हैं। तो ईंधन खनिज या ऊर्जा खनिज, और या फिर इसके अंदर आप एक और श्रेणी बना सकते हो आणविक खनिज। तो ये हो जाते हैं इसमें आपके आणविक खनिज। तो खनिजों के कितने प्रकार हो गए? मुख्य रूप से दो होते हैं, धात्विक और अधात्विक। फिर इसमें भी हम इनको अलग कर सकते हैं, ईंधन खनिज अलग होते हैं, आणविक खनिज अलग होते हैं, रासायनिक उर्वरक खनिजों की श्रेणी अलग हो जाती है आपके। तो धात्विक खनिजों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग एक तो लेते हैं आपके लौह खनिज। धात्विक खनिज भी आपके दो श्रेणियों में होते हैं, एक तो होते हैं लौह खनिज और एक होते हैं आपके अलोह खनिज। तो लौह खनिज और अलोह खनिज की श्रेणियाँ अलग हो जाती हैं। लौह खनिज में कौन कौन आते हैं? तो याद रखिएगा, इसके अंदर एक तो आता है आपके क्रोमियम, एक इसी के अंदर आ जाता है आपके कोबाल्ट, एक इसमें आता है आपके निकल, एक इसमें आ जाता है आपका लोहा। इसके अलावा मैंगनीज, मैंगनीज के अलावा इसमें आ जाता है आपके टाइटेनियम, टाइटेनियम के अलावा इसमें आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट टंगस्टन। तो ये आपके जो खनिज है मित्रों, ये किस में आते हैं? धात्विक के अंदर लौह खनिजों में आते हैं। अलोह की बात करें तो इसमें आ जाता है आपके सोना, चांदी, सीसा, जस्ता। तो सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा। इसके अलावा भी अगर हम इसमें बात करें तो आ जाता है मैग्नीशियम। तो याद रखिएगा, मैग्नीशियम जो है आपके अलोह में आता है और मैंगनीज जो है वो आपके लोह में आता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसके अंदर आपके तो आ जाता है बॉक्साइट, बॉक्साइट या एल्यूमिनियम। तो ये जो है आपके ये अलोह की श्रेणी में आते हैं आपके। तो ये सब आपके धात्विक खनिजों की क्या आ जाती है मित्रों? श्रेणी आ जाती है। सीसा और जस्ता ये आपके जो है इनको जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये आपके जहाँ भी पाए जाते हैं साथ में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज कहते हैं, सीसा और जस्ते को। अधात्विक की अगर मैं बात करूं तो अधात्मिक में एक तो आते हैं आपके नॉर्मल खनिजों की श्रेणी, एक इसी में हम लोग इसको डिवाइड करके ले लेते हैं बहुमूल्य खनिज। तो ये आ जाती है आपके बहुमूल्य खनिज की श्रेणी। इसी में हम लोग अलग कर लेते हैं पत्थर खनिज और इसी में हम लोग अलग कर देते हैं मिट्टियों के खनिज। तो ये आपके चार श्रेणियाँ हो जाती है, एक तो नॉर्मल खनिज, एक बहुमूल्य खनिज और एक पत्थर और एक मिट्टियों वाले खनिज। अगर हम लोग नॉर्मल खनिजों की बात करें तो इसमें एक तो आ जाता है आपके अभ्रक, जिसको हम लोग माइका भी कहते हैं और राजस्थान के अंदर इसको बोडल के नाम से भी जाना जाता है। एक इसी में आ जाता है आपके जिप्सम, जिप्सम के अलावा इसके अंदर आपके आ जाता है एस्बेस्टस, एस्बेस्टस के अलावा इसमें आ जाता है आपके रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट के अलावा इसमें आ जाता है आपके कैल्साइट, कैल्साइट के बाद इसमें आता है बेंटोनाइट, इसी में आ जाता है आपके फेल्सपारे और इसी में आ जाता है आपके ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अलावा इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो आ जाता है जास्पर की श्रेणी, पाइराइट भी इसी में आ जाता है आपके।
पाइराइट। इसी में आपके आ जाता है सेलेनाइट। इसी में आता है वोलेस्टोनाइट। वोलेस्टोनाइट। और भी अगर हम लोग देखें तो इसमें आ जाता है डोलोमाइट। डोलोमाइट। और अगर हम लोग इसमें देखें तो वर्मी क्यूराइट। वर्मी क्यूराइट। इसी में आ जाता है आपके क्वार्टज। इसी में आ जाता है आपके लिकर। तो ये सारे के सारे आपके जो खनिज है ये आपके नॉर्मल खनिजों की श्रेणी में अधात्विक में आते हैं। बहुमूल्य की बात करें तो इसमें आ जाता है आपके हीरा, पन्ना। पन्ने को याद रखिएगा मित्रों, हरी अग्नि के नाम से भी जाना जाता है। तो हीरा, पन्ना, इसके अलावा गार्नेट, और इसके अलावा आ जाता है आपके एक्वा मैरीन। एक्वा मैरीन। एक्वा मैरीन जो है आपके गार्नेट है, इसको फिरोजा भी कहते हैं। और गार्नेट को आपके जो है रक्त मणि या तांबड़ा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, गार्नेट को तांबड़ा या रक्त मणि भी कहते हैं, एक्वा मैरीन को फिरोजा भी कहते हैं। इसी तरीके से अब्रक को आपके माइका और बोडल कहा जाता है। जिप्सम को आपके जो है हरसौंट के नाम से भी जाना जाता है। पत्थरों की श्रेणी में देखें मित्रों तो पत्थरों में एक तो आ जाता है आपके संगमरमरे। इसके अलावा आता है आपके चूना पत्थर। चूने पत्थर के अलावा इसमें आ जाता है आपके सोपस्टोन। सॉप स्टोन। इसी के अंदर आ जाता है आपके कोटा स्टोन। इसी के अंदर आ जाता है आपके सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जिसको हम लोग जोधपुर का भाटा कहते हैं, या जोधपुर का पत्थर जिसको हम लोग जोधपुर का इमारती पत्थर, और मारवाड़ी में हम लोग बोलते हैं खंडा, है ना। तो जो आपको पता ही है मारवाड़ी में दो चीज़ें प्रसिद्ध है, एक तो खंडा, दूसरा खाउन खंडा। तो याद रखिएगा ये जो जोधपुर के खंडे हैं जिससे आपके मकान बने हुए हैं, किसके हैं? आपके सैंडस्टोन के। इसी से आपके उम्मेद भवन पैलेस जिसको हम लोग छितर पैलेस कहते हैं वो बना हुआ है। और इसी से आपके वर्तमान में जो हमारी उच्च राजस्थान का उच्च न्यायालय बनाया गया है जोधपुर के झालामंड के अंदर, वो भी इसी से बनाया गया है। आपके सैंडस्टोन से इमारती पत्थर या छितर पत्थर भी कहते हैं। इसी का एक प्रकार होता है बलुआ पत्थर जो आपके बंसी पहाड़पुर भरतपुर में भी पाया जाता है आपके। तो संगमरमर, चूना पत्थर, सोपस्टोन, कोटा स्टोन, इसके अलावा आ जाता है मित्रों आपके लाल पत्थर। लाल पत्थर के अलावा इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो आ जाता है आपके पत्थरों की श्रेणी में ग्रेनाइट। तो ये ग्रेनाइट, लाल पत्थर, सोपस्टोन, ये जो आपके सारे के सारे स्टोन हैं ये पत्थरों की श्रेणी में आ जाते हैं। मिट्टियों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आ जाती है आपके मुल्तानी मिट्टी जिसको हम लोग ब्लीचिंग क्ले भी कहा जाता है। तो याद रखना मुल्तानी मिट्टी को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग क्ले कहते हैं। इसके अलावा इसमें आ जाती है आपके चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी, तो चीनी मिट्टी को हम लोग जो है आपके चाइना क्ले भी कहते हैं। चीनी मिट्टी या चाइना क्ले भी कहते हैं। एक होती है इसमें गैरिक मिट्टी, एक इसमें आ जाती है वाल क्ले। गैरिक मिट्टी का रंग गैरू रंग का होता है इसलिए इसको गैरू मिट्टी भी कहा जाता है, गैरिक मिट्टी भी कहते हैं। वाल क्ले होता है। एक इसी में आ जाती है आपके फायर क्ले। फायर क्ले, तो ये फायर क्ले, वाल क्ले, चाइना क्ले, ये सारी आपके मिट्टियों की श्रेणी होती है। एक इसमें आ जाती है आपके सिलिका सैंड। तो ये जो है मित्रों आपके अधात्विक में मिट्टियों की श्रेणी में आते हैं खनिज। अब अगर मैं बात करूं ईंधन खनिज की, तो ईंधन खनिज वे होते हैं जिसके जलने से ऊर्जा मिलती है। तो इसमें आपके एक तो आता है कोयला। कोयले के अलावा आपके राजस्थान में, पश्चिम राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध आपके पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जिसको हम लोग बोलते हैं खनिज तेल। तो पेट्रोलियम या खनिज तेल। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आ जाता है आपके प्राकृतिक गैस। तो ये आपके जो प्राकृतिक गैस कोयला और पेट्रोलियम है
ये आपके ईंधन खनिज या ऊर्जा खनिज की श्रेणी में आते हैं। आणविक खनिजों की बात करूं अगर मैं, तो आणविक खनिजों में यूरेनियम के अलावा थोरियम के अलावा बेरिलियम, और बेरिलियम के अलावा आपके लिथियम जो है आपके इस श्रेणी के अंदर आते हैं। तो ये सारे के सारे खनिज हैं मित्रों जिनके ऊपर हमने चर्चा करनी है इस टॉपिक के अंदर। अगर मैं मित्रों बात करूं तो खनिजों को हम लोग अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं। जैसे इसमें से भी अगर मैं निकालना चाहूं तो हम लोग एक और श्रेणी बना सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक उर्वरक खनिज। वे खनिज जिनसे रासायनिक उर्वरक बनता है तो ये अलग ही श्रेणी हो जाती है, रासायनिक उर्वरक। तो याद होगा मित्रों आपको मैंने बताया था लवणीय मिट्टी के उपचार हेतु हम लोग रॉक फॉस्फेट का उपयोग करते हैं उर्वरक के रूप में। तो रॉक फॉस्फेट जो है रासायनिक उर्वरक के रूप में उपयोग लिया जाता है। इसी तरीके से आप सेम समस्या या सारी समस्या के लिए जिप्सम की खाद का उपयोग करते हैं, तो ये भी इसके उर्वरक के रूप में काम में ली जाती है। तो याद रखिएगा रॉक फॉस्फेट और जिप्सम जो होते हैं वो उर्वरक के रूप में काम लिए जाते हैं। तो ये रासायनिक उर्वरक खनिजों में आते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आपको पता ही होगा पोटास और पाइराइट। तो पोटास और पाइराइट जो है ये भी आपके रासायनिक उर्वरक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। तो याद रखिएगा मित्रों, इनको आपको याद रखना है। सवाल अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा धातु खनिज है, कौन सा धातु खनिज नहीं है, निम्न में से कौन सा लौह खनिज है, कौन सा लौह खनिज नहीं है, कौन सा अलोह खनिज की श्रेणी में आता है, कौन सा नहीं आता है। तो ये सवाल किसी भी तरीके से इस श्रेणी में से आपके बना के निकाल सकता है। पूरी की पूरी सारणी का कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। शुरू में इस श्रेणी को आप लोग याद करने के लिए अपने मस्तिष्क से थोड़ी ट्रिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दूँ लौह खनिज का, तो लौह खनिज में आप देख सकते हैं क्रोमियम और कोबाल्ट यानी K2, टाइटेनियम और टंगस्टन यानी T2, तो K2 T2। उसके बाद क्या बचा आपके लोहा मैंगनीज और निकल, लोहा मैंगनीज और निकल, तो K2 T2 LMN, K2 T2 LMN। तो ये हो गए आपके लोह। तो आराम से याद हो जाता है शुरू में, अगर याद करने की इच्छा हो और याद करने की जिज्ञासा हो कि भाई मैं इनको कैसे याद रख सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली याद कर सकते हैं आप लोग। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं खनिजों की। तो ये श्रेणी है पूरी की पूरी, विशेषताएं हैं खनिजों की। अब हम लोग बात करते हैं इससे आगे की। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो खनिज जो है मित्रों आपके मुख्य रूप से दो प्रकार के हुए, धात्विक और अधात्विक खनिज। राजस्थान जो है मित्रों आपके खनिजों के भंडार की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो राजस्थान का खनिजों के भंडार की दृष्टि से देश में आता है दूसरा स्थान। पहले स्थान में आपके आता है झारखंड। देश में सर्वाधिक खनिज कहाँ पर है आपके झारखंड में है, इसलिए भारत में झारखंड को खनिजों का भंडार कहा जाता है या भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। तो राजस्थान जो है वो आपके झारखंड के बाद देश में दूसरे स्थान पर है खनिजों के भंडार से। भंडार से हम लोग जब खनिजों का उत्पादन करते हैं तो उत्पादन में भी हमारा देश में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। तो भंडार हो गया, उत्पादन हो गया, और उत्पादन करके अगर हम लोग बेचते हैं मित्रों खनिजों को तो हमें क्या मिलती है, आय प्राप्त होती है। और खनिजों से आय में हमारा देश में 8वां स्थान है। तो ये मित्रों आपके यहाँ दिमाग में एक सवाल उठेगा कि गुरुजी भंडार में दूसरा, उत्पादन में दूसरा, तो आय हमें इतनी कम क्यों प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा मित्रों खनिजों से हमें आय बहुत ही कम प्राप्त होती है। इसका सबसे बड़ा कारण राजस्थान में अधात्विक खनिजों का उत्पादन अधिक होना है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। राजस्थान खनिजों से आय में पिछड़ा हुआ है, खनिजों से आय में पिछड़ा हुआ है।
जिसका प्रमुख कारण यहाँ अधात्विक खनिजों का उत्पादन अधिक होना है। राजस्थान के अंदर आपके मित्रों अधात्विक खनिज अधिक उत्पादित होते हैं और अधात्विक खनिजों की आपकी इतनी डिमांड होती नहीं है, ना उनसे इतनी आय प्राप्त होती है। इसीलिए हम लोग खनिजों से आय में क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। अगर मित्रों हम लोग बात करें खनिजों की विविधता में, तो विविधता की दृष्टि से हमारे देखें तो राजस्थान के अंदर अब तक 81 प्रकार के खनिज पाए गए हैं। ये ध्यान रखिएगा, 15वीं खनिज नीति 2015 की खनिज नीति, जो 5वीं खनिज नीति है राजस्थान की, इसके अनुसार राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज है। लेकिन अब तक आपके राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? 81 प्रकार के खनिज पाए गए हैं। और देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें 81 प्रकार के खनिज मिलते हो। तो विविधता की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। हमारे यहाँ पर 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और इतने प्रकार के खनिज किसी भी राज्य में नहीं है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। साथ साथ में 81 प्रकार के खनिज है, जिसमें से आपके 57 प्रकार के खनिज क्या है? प्रमुख है, जिनका उत्पादन होता है। 57 प्रकार के खनिज प्रमुख है जिनका उत्पादन होता है। बाकी गौण खनिज की श्रेणी में आते हैं जिनका उत्पादन नहीं किया जाता है। एक चीज़ और भी देखें मित्रों अगर हम लोग, तो राजस्थान जो है आपके, उसमें राज्य में जो है आपके देश के 9% खनिज उत्पादित होते हैं। देश के 9% खनिज क्या होते हैं? राजस्थान के अंदर उत्पादित होते हैं। इसमें भी अगर हम लोग देखें तो लोह खनिज जो है आपके, धात्विक खनिज जो है आपके, धात्विक खनिज, तो देश के कुल धात्विक खनिजों का 15% राजस्थान में उत्पादित होता है। और देश के अंदर जो आपके अधात्विक खनिज है उसका 25% राजस्थान में उत्पादित होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, देश के खनिजों का कितना प्रतिशत राजस्थान में उत्पादित होता है? तो 9%। देश के धात्विक खनिजों का राजस्थान में कितना प्रतिशत उत्पादित होता है? तो 15। और अधात्विक का कितना होता है आपके? 25% उत्पादित होता है। और अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। ये ध्यान रखिएगा, अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है आपके अधात्विक खनिजों के उत्पादन में। एक तो राजस्थान का खनिजों के विविधता में पहला स्थान है और एक अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। बाकी खनिजों के ओवरऑल उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान है? दूसरा है। और भंडार में भी दूसरा है। आय में हम लोग पिछड़ जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ अधात्विक खनिज अधिक उत्पादित होते हैं। दूसरी बात कहूँ अगर मित्रों में आपको, तो राजस्थान के अंदर देश के सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान के अंदर देश के सर्वाधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इसीलिए देश के अंदर राज्य को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। राज्य को खनिजों का अजायब घर या खनिजों का म्यूजियम कहा जाता है। तो याद रखना, देश के अंदर खनिजों का अजायब घर या म्यूजियम किसको कहते हैं? तो राजस्थान को। यहाँ चीज़ ध्यान रखना, देश में खनिजों का भंडार किसको कहा जाता है? तो राजस्थान नहीं आएगा, झारखंड आएगा। ध्यान रखना, राजस्थान को देश में खनिजों का अजायब घर या क्या कहा जाता है? म्यूजियम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब तक 81 प्रकार के खनिज पाए गए हैं। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं मित्रों कि आज हमें 81 प्रकार के खनिज पढ़ने को मिलेंगे। किसी राज्य में 2-4 खनिज होते हैं, फटाफट विद्यार्थी पढ़ के बैठ जाते हैं, मज़ा ही नहीं आता है। 81 प्रकार के खनिज पढ़ने में, याद करने में आपको बहुत मज़ा आएगा ना? चलिए करने तो पड़ेंगे, भले आए नहीं आए आपको। तो याद रखना, राजस्थान के अंदर खनिजों के कितने प्रकार है? 81 प्रकार है। इसलिए राजस्थान देश में खनिजों का क्या है? अजायब घर है आपके। अगर मैं राजस्थान के अंदर ही बात करूं मित्रों, तो
तो राज्य में सर्वाधिक खनिज, राज्य में सर्वाधिक खनिज आपके जो है वो अरावली में पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके अरावली में पाए जाते हैं। इसीलिए राजस्थान में अरावली को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। खनिजों का भंडार गृह कहते हैं आपके। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में खनिजों का भंडार गृह किसको कहा जाता है? अरावली को कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक खनिज किस भौतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अरावली में। मरुस्थल, अरावली, मैदान, पठार, 4 ऑप्शन दे दे और पूछ ले कि सर्वाधिक खनिज राज्य में आपके किस भौतिक प्रदेश में है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अरावली में खनिजों सर्वाधिक पाए जाते हैं, इसीलिए इसको खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है आपके। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपसे सवाल पूछ ले मित्रों कि राजस्थान में सर्वाधिक जो है आपके धात्विक खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, आपके धात्विक खनिज आपके राजस्थान में सर्वाधिक राजस्थान के अंदर जो धात्विक खनिज है वो आपके धारवाड़ चट्टानों में पाए जाते हैं। धारवाड़ चट्टानों में, तो राजस्थान के अंदर आपके सर्वाधिक धात्विक खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अरावली में पाए जाते हैं। तो धा से धात्विक, धा से धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये मुख्य रूप से आग्नेय चट्टानों का ही क्या होता है? एक प्रकार होता है। तो धा से धात्विक, धा से धारवाड़, और कहाँ पर है ये आपके धात्विक खनिज? अरावली में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं अधात्विक खनिजों की, कि राजस्थान में सर्वाधिक अधात्विक खनिज, सर्वाधिक अधात्विक खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा मित्रों, सर्वाधिक अधात्विक, अ से अधात्विक, अ से अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानों में आपके पश्चिमी राजस्थान यानी आपके मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलेंगे सर्वाधिक अधात्विक खनिज। ये ध्यान रखिएगा, धात्विक खनिज, धा से धात्विक, धा से धारवाड़, अ से अधात्विक, अ से अवसादी चट्टानें। राजस्थान के अंदर बात कर रहा हूँ, सर्वाधिक धात्विक खनिज धारवाड़ चट्टानों में। अरावली में धात्विक खनिज ज़्यादा है, मरुस्थल के अंदर अधात्विक खनिज ज़्यादा हैं, और इसमें भी आपको ईंधन खनिज ज़्यादा मिलेंगे आपको मरुस्थल के अंदर। अधात्विक में भी आपको क्या मिलेंगे? ईंधन खनिज, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे आपके मरुस्थलीय क्षेत्र में अवसादी चट्टानों के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मित्रों, तो पत्थर खनिज आ जाते हैं आपके। पत्थर खनिज, पत्थर खनिज राजस्थान के अंदर सर्वाधिक आपके जो है विंध्य चट्टानों में पाए जाते हैं, विंध्य क्रम की चट्टानों में। और आपको पता है विंध्य क्रम की चट्टानें कहाँ पर है आपके? तो ये आपके दक्षिण पूर्वी पठार के अंदर विंध्य क्रम की चट्टानें हैं आपके, वहाँ पर आपके पत्थर खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं। तो दक्षिण पूर्वी पठार में पत्थर खनिज ज़्यादा है, मरुस्थल के अंदर आपके अधात्विक खनिज ज़्यादा है, और अरावली में आपके धात्विक खनिज क्या है? ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो एक बार वापस आप लोग दिमाग लगाइए, राजस्थान का खनिजों के भंडार में कौन सा स्थान हुआ? दूसरा। भंडार से उत्पादन करने में कौन सा स्थान हुआ? दूसरा। लेकिन आय में कौन सा है? 8वां। हम लोग खनिजों से आय में क्या है? पिछड़े हुए हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है अधात्विक खनिजों का उत्पादन अधिक होना। अधात्विक खनिजों के उत्पादन में हम देश में नंबर 1 पर हैं। हमारे राजस्थान में 9% खनिज उत्पादित होते हैं, जिसमें आपके धात्विक का 15% और अधात्विक का 25% उत्पादित होता है। देश में सर्वाधिक खनिज आपके राजस्थान में है, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, अजायब घर और म्यूजियम कहते हैं। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक खनिज अरावली में, देश में राजस्थान में आपके अरावली में है। अरावली को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है मित्रों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, खनिज कौन कौन से हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान देश में क्या रखता है? प्रथम स्थान रखता है। आइए चर्चा करते हैं।
तो मित्रों अगर आपको याद रखना है कि कौन से खनिजों के उत्पादन में हम लोग नंबर 1 है, तो याद रखिएगा वो जीजाजी ऐसो सिरो चाटेगा, ऐसो सिरो चाटेगा। वाह कैसे, वो जीजाजी ऐसो सिरो चाटेगा, वाह कैसे। माफ कर दो, इस बार आओगे तो बढ़िया हलवा खिलाएंगे, माफ़ कर दो भाई, माफ़। तो देखो मित्रों कौन कौन से खनिज है जिनके हमारे नंबर 1 पे है, तो वो से हो जाएगा आपके वोलस्टोनाइट। वोलस्टोनाइट के उत्पादन में राजस्थान देश में नंबर 1 है। यहाँ तक कि हम लोग पूरे देश का 100% पूरा का पूरा वोलस्टोनाइट उत्पादन करते हैं, एकाधिकार प्राप्त है। जी से हो जाएगा जिप्सम, जा से हो जाएगा जास्परे, जी से हो जाएगा जिंक, जिंक जिसको हम लोग जस्ता भी कहते हैं। इसके अलावा हो जाएगा आपके एस्बेस्टस, एस्बेस्टस एक हो जाएगा आपके एस्टेटाइट। तो ये 2 खनिज हो गए। ए से एस्बेस्टस, ए से एस्टेटाइट। सो से हो जाएगा आपके सोपिस्टोने, सी से हो जाएगा सीसा, सी से हो जाएगा आपके सीसा। रॉ से हो जाएगा रॉ के फॉस्फेट। इसके अलावा बात की जाए मित्रों तो आ जाती है आपके चांदी, चांदी के बाद आ जाएगा टंगस्टने, फिर आ जाएगा आपके गेरू और ग्रेनाइट। तो जी गा से हो जाएगा गेरू और गा से हो जाएगा ग्रेनाइट, ये 2 खनिज हैं। वा से हो जाएगा वाल क्ले, के से हो जाएगा कैल्साइट, कैल्साइट के बाद आ जाएगा आपके सैंडस्टोन और एक हो जाएगा आपके सेलेनाइट। तो ये 2 खनिज है यहाँ पे भी आपके, से सैंडस्टोन और से सेलेनाइट। माँ से हो जाएगा मारे बल, जिसको हम लोग बोलते हैं संगे मरमर। इसके अलावा आपके फ, तो माफ़ कर दो, माफ़ी कितनी बार मांगते हैं मित्रों, 3 बार माफ़ी मांगते हैं। तो फ से आपके 3 हो जाएंगे। एक तो फ से हो जाएगा आपके फायर क्ले, फायर क्ले के बाद में एक हो जाएगा आपके फेल्सपारे और एक हो जाएगा आपके फॉस्फोराइट, फॉस्फोराइट। तो ये आपके खनिज है जिनके उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश में नंबर 1 है। इसमें भी अगर आप ध्यान रखें मित्रों तो वोलस्टोनाइट और जिंक, इसके अलावा सीसा और आपके सेलेनाइट, इनका 100% उत्पादन राजस्थान के अंदर ही होता है। तो इनके अंदर उत्पादन में हमारे देश में हमारा क्या है, एकाधिकार प्राप्त है। ये पूरे के पूरे वोलस्टोनाइट, सीसा, जस्ता और सेलेनाइट, ये पूरे के पूरे राजस्थान में ही उत्पादित होते हैं। इसके अलावा अगर देखें अगर मित्रों हम लोग तो आ जाती है आपके चांदी, जिप्सम और कैल्साइट। तो चांदी, जिप्सम और कैल्साइट ये ऐसे खनिज हैं जिनका लगभग पूरा का पूरा उत्पादन राजस्थान में ही होता है। लगभग पूरा का पूरा मतलब हो गया 90% से ज़्यादा उत्पादन राजस्थान के अंदर ही होता है आपके। तो जिप्सम हो जाएगा, चांदी हो जाएगा और कैल्साइट हो जाएगा। बाकी के भी उत्पादन में हम लोग नंबर 1 पर ही हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा मित्रों, चूना पत्थर, हालांकि चूना पत्थर के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, लेकिन चूना पत्थर की अलग अलग क्या होती है, कैटेगरी होती है। एक होती है आपके केमिकल ग्रेड का चूना पत्थर, एक होता है आपके स्टील ग्रेड का चूना पत्थर और एक होता है आपके सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर। हमारा जो राजस्थान है वो स्टील और सीमेंट ग्रेड के चूने पत्थर में देश में क्या है आपके प्रथम स्थान पर है। चूने पत्थर के उत्पादन में पहले स्थान पर नहीं है, ध्यान रखना। हम लोग स्टील ग्रेड और सीमेंट ग्रेड के चूने पत्थर के उत्पादन में प्रथम स्थान पर हैं आपके। तो इसके अलावा भी अगर हम लोग देखना चाहें तो चूना पत्थर जो स्टील ग्रेड और सीमेंट ग्रेड का है वो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होता है पूरे देश के अंदर। आपके सर्वाधिक चूने पत्थर का उत्पादन तो एमपी में होता है।
लेकिन स्टील और सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर सर्वाधिक राजस्थान में उत्पादित होता है। तो ये जो मित्रों हमने खनिज देखे हैं, राजस्थान का देश में आपके खनिजों के उत्पादन में कौन सा स्थान हुआ, आपके दूसरा। और ये सारे खनिज है जिनके उत्पादन में हमारा पहला स्थान है। वो जीजाजी SO0 चार्ट का वाह कैसे माप कर दो। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान के अंदर खनिज नीतियों की। तो राजस्थान में आपके अब तक 5 खनिज नीतियां आ चुकी हैं। बात करूं 5 खनिज नीतियों की, तो प्रथम खनिज नीति जो आई थी, ये आई थी 1978 के अंदर। राजस्थान की आपके जो दूसरी खनिज नीति है मित्रों, द्वितीय खनिज नीति, ये आई थी आपके 1990-91 के अंदर। अगर दोनों ही ऑप्शन अलग अलग मिले तो आप याद रखिएगा 91 को सही कीजिएगा। राजस्थान की तृतीय यानी तीसरी खनिज नीति जो आई, ये आई 1994 के अंदर। और राजस्थान की आपके चौथी खनिज नीति, चतुर्थ खनिज नीति जो है राजस्थान की, ये आई आपके 2011 में। और सबसे लेटेस्ट नवीनतम 5वीं खनिज नीति जो है राजस्थान की, ये जो नवीनतम 5वीं खनिज नीति है, ये राजस्थान की आई 4 जून 2015 को आपके खनिज नीति राजस्थान की जो है नवीनतम जारी की गई। सीधा सवाल बनता है मित्रों कि राजस्थान की नवीनतम खनिज नीति जो है, इसका उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा मित्रों, हमारी राजस्थान की जो नवीनतम खनिज नीति है, इसका उद्देश्य है मित्रों आपके कि खनिज आधारित उद्योगों को, खनिज आधारित नवीन उद्योगों को पिछड़े व आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित करना, क्षेत्रों में स्थापित करना। तो नवीन जो उद्योग लगा रहे हैं हम लोग खनिज आधारित, इन नवीन खनिज आधारित उद्योगों को हम लोग आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में क्या करें, स्थापित करें। ये इसका मुख्य उद्देश्य है आपके। तो नवीनतम खनिज नीति के प्रावधान क्या क्या है, तो याद रखिएगा मित्रों, नवीनतम खनिज नीति का जो मुख्य उद्देश्य है या मुख्य प्रावधान है, वो कहता है कि खनिजों का वैज्ञानिक विदोहन करना। खनिजों का वैज्ञानिक विदोहन यानी खनिजों का जो खनन है वो वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, ये इसका मुख्य प्रावधान है। इसके अलावा मित्रों, जो खनिजों के पट्टे जारी किए जाते हैं, खनिजों के पट्टों में आपके 31 प्रकार के इन्होंने खनिज बताए हैं, जिनके इन्होंने कहा कि जो पट्टे हैं आपके 31 प्रकार के खनिजों के जो आपके पट्टे हैं, ये आपके न्यूनतम 4 हेक्टेयर पर जारी किए जाएंगे, 4 हेक्टेयर पर जारी। इसमें भी उन्होंने बताया कि अगर सैंडस्टोन के खनिजों के पट्टे हैं, सैंडस्टोन के खनिजों के पट्टे हैं, ये आपके न्यूनतम 1 हेक्टेयर पर जारी किए जाएंगे। तो याद रखिएगा, सैंडस्टोन के पट्टे आपके न्यूनतम 1 हेक्टेयर पर, और 31 प्रकार के ऐसे खनिज उन्होंने डिसाइड किए हैं जिनके पट्टे न्यूनतम 4 हेक्टेयर पर, और प्लस बजरी के जो पट्टे हैं, बजरी के पट्टे जो है ये न्यूनतम जो है आपके 5 हेक्टेयर, और साथ ही साथ एक और प्रावधान है जो है आपके अधिकतम का, और अधिकतम जो है वो 50 हेक्टेयर पर जारी किए जाएंगे। तो याद रखिएगा, बजरी के जो पट्टे हैं वो न्यूनतम तो 5 हेक्टेयर और अधिकतम कितने पर, 25 हेक्टेयर पर। सैंडस्टोन के जो हैं वो 1 हेक्टेयर पर, और 31 प्रकार के ऐसे खनिज हैं जिनके पट्टे आपके 4 हेक्टेयर न्यूनतम पे जारी होंगे। अगर मित्रों आप लोग खनिजों का अवैधानिक तरीके से विदोहन कर रहे हो, आप लोग अवैधानिक तरीके से
है ना, खनिजों का जो है आपके उपयोग हो रहा है, तो या खनिज जो अवैधानिक तरीके से खनिजों का जो खनन हो रहा है आपके, किसी भी तरीके से अवैधानिक तरीके से, अकानूनी तरीके से अगर आप खनिजों का उपयोग कर रहे हो, तो इसमें आपके जो सज़ा मिलेगी वो सज़ा आपके पहले 2 वर्ष थी, इस 2 वर्ष से बढ़ाकर अब सज़ा कितनी कर दी गई आपके 5 वर्ष कर दी गई। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, पहले 2 वर्ष थी, अब कितनी हो गई 5 वर्ष। और आर्थिक दंड भी दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं जुर्माना, तो वो जो है आपके वो पहले 25,000 था और अब आपके अवैधानिक तरीके से खनन या कोई भी अवैधानिक तरीके से खनन से संबंधित क्रिया करने पर आपको 25,000 की बजाय 5 लाख आर्थिक दंड भुगतना पड़ सकता है। ये नवीनतम खनिज नीति में प्रावधान किया गया। सज़ा का प्रावधान 5 वर्ष कर दिया गया, आर्थिक दंड का जो प्रावधान था वो 5 लाख कर दिया गया। और मित्रों आपके वैधानिक खनन क्षेत्रों में, वैधानिक खनन क्षेत्रों में अगर कोई विवाद होता है, वैधानिक खनन क्षेत्रों में अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा करने के लिए, विवाद का निपटारा करने हेतु इन्होंने सेटलमेंट कमेटी के गठन का प्रावधान किया है। तो ध्यान रखिएगा, सेटलमेंट कमेटी के गठन का इस बार खनिज नीति में क्या किया गया, प्रावधान किया गया। वैधानिक खनन क्षेत्रों में अगर कोई विवाद होता है उसके निपटारे के लिए सेटलमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा आपके। इसके अलावा अगर बात करें मित्रों हम लोग लॉटरी खनिजों की, तो लॉटरी खनिजों की जो आपके लॉक इन टाइम पीरियड है, आपके लॉक इन पीरियड, तो लॉक इन टाइम पीरियड जो है आपके, ये लॉक इन टाइम पीरियड कितना कर दिया गया, 1 वर्ष निश्चित कर दिया गया। याद रखिएगा, लॉटरी खनिजों का जो लॉक इन पीरियड है वो 1 वर्ष निश्चित कर दिया गया नवीनतम खनिज नीति के अनुसार। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मित्रों, तो हमारी खनिज नीति का और भी उद्देश्य है, इसमें आपके जो है खनिजों का उत्पादन कैसे हो रहा है और खनिजों की एकदम सही स्थिति की जानकारी हमें मिलती रहे, खनिज क्षेत्रों की एकदम एग्जैक्ट स्थिति और एग्जैक्ट उत्पादन की स्थिति जानकारी मिलती रहे, इसलिए गवर्नमेंट ने आपके जो है एक मिनरल्स डॉक्यूमेंट्री, मिनरल्स डायरेक्टरी की स्थापना की भी आपके जो है इसमें प्रावधान किया है नवीनतम खनिज नीति 2015 के अंदर, कि भाई खनिजों का जो उत्पादन हो रहा है और उसकी खनिजों के जो खानों की स्थिति है उसकी एकदम हमें अच्छी और एग्जैक्ट जानकारी मिले, सही जानकारी मिले, इसलिए उन्होंने मिनरल्स डायरेक्टरी की स्थापना का भी प्रावधान इस बार की खनिज नीति में किया है। और हमारी खनिज नीति क्या कहती है, तो इस बार की हमारी जो खनिज नीति है वो कहती है मित्रों कि राज्य की जीडीपी, याद रखना मैं जीडीपी किसकी बात कर रहा हूँ, राज्य की जीडीपी में आप समझते होंगे राजस्थान की आय, राज्य की सकल घरेलू आय जो है हमारी जीडीपी है, राज्य की जीडीपी में खनिजों के योगदान, मित्रों याद रखिएगा राजस्थान की जीडीपी में खनिजों का जो वर्तमान में योगदान है वो 4.4% है से बढ़ाना। तो हमारा जो वर्तमान में जीडीपी में खनिजों का योगदान है वो मात्र 4.4% है, इसको बढ़ाना भी इस बार की खनिज नीति का मुख्य उद्देश्य है, ये ध्यान रखिएगा मित्रों आप लोग। तो ये जो मित्रों आपके प्रावधान थे ये आपके हमारी नवीनतम खनिज नीति के क्या है, प्रावधान हैं आपके, जो हमने इस बार देखे हैं। तो याद रखिएगा मित्रों हमारी खनिज नीति पहली हुई थी 1978, दूसरी हुई थी 1990, तीसरी हुई थी 94, फिर चौथी 2011 और नवीनतम जो खनिज नीति है हमारी ये आई थी 4 जून 2015 को। ये कहती है कि भाई आपके उद्योगों की जो स्थापना कर रहे हो खनिज आधारित है उनकी स्थापना आप लोग आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में करो। और इसमें प्रावधान क्या किया गया कि खनिजों का वैज्ञानिक विद्वान करना है, 31 प्रकार के खनिजों के पट्टों का डिसाइड कर दिया, न्यूनतम 4 हेक्टेयर,
सैंडस्टोन के पट्टे के लिए 1 हेक्टेयर न्यूनतम, बजरी के लिए न्यूनतम 5 और अधिकतम 50। अवैधानिक तरीके से खनन का और कोई भी क्रिया करोगे तो सज़ा आपके 2 वर्ष से 5 वर्ष और आर्थिक दंड 25,000 से 5 लाख कर दिया गया। वैधानिक क्षेत्रों में अगर कोई विवाद हो जाता है खनन क्षेत्रों में तो उसके निपटारे हेतु सेटलमेंट कमेटी के गठन का प्रावधान किया गया। लॉक इन पीरियड जो लॉटरी खनिजों का है वो आपके 1 वर्ष डिसाइड कर दिया गया। खनिजों का उत्पादन और स्थिति की जानकारी बेहतर तरीके से प्राप्त करने हेतु मिनरल्स डायरेक्टरी की स्थापना का भी इस बार की नीति में प्रावधान किया गया। राजस्थान की जीडीपी में जो खनिजों का योगदान 4.4% है, इसको बढ़ाना भी हमारी इस बार की खनिज नीति का मुख्य उद्देश्य है। ये ध्यान रखिएगा मित्रों आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं विजन 2020। क्या है ये विजन 2020? याद रखिएगा मित्रों, विजन 2020 का संबंध खनिज से है और इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 20 को। विजन 2020 कब हुई थी इसकी शुरुआत? तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1999 को। क्या है विजन 2020 का उद्देश्य? विजन 2020 कहता है कि राजस्थान की जीडीपी में खनिजों के योगदान को क्या करना है? बढ़ाना है। दूसरा इसका उद्देश्य था खनिजों का वैज्ञानिक तरीके से विदोहन, खनिजों का वैज्ञानिक विदोहन करना। तीसरा आपके इसका उद्देश्य था खनिजों का सतत पोषणीय विकास, खनिजों का सतत पोषणीय विकास करना। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है मित्रों कि आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ियाँ जो है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग खनिजों का उपयोग करें और उत्पादन करें आप लोग। तो ये सतत पोषणीय विकास है आपके। तो खनिजों का भी हमारे सतत पोषणीय विकास की दृष्टि से ही इसका उत्पादन करना मुख्य उद्देश्य है। और खनिज जो क्षेत्र होते हैं इन क्षेत्रों में आपके आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाना, आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाना भी आपके इस बार की खनिज नीति का क्या था आपके उद्देश्य। ये इस बार जो विजन 2020 था इसका मुख्य उद्देश्य था कि खनिज क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की जो कमी है इनको आपके पूरा करना। तो ये विजन 2020 आपके इस बार 2020 में हो गया कंप्लीट। शुरू हुआ था आपके 1999 के अंदर। राजस्थान की नवीनतम मार्बल एवं ग्रेनाइट नीति, तो राज्य की नवीनतम मार्बल एवं ग्रेनाइट नीति जो है ये आपके जारी की गई 2002 के अंदर। तो याद रखिएगा मित्रों, आपके प्रथम जो मार्बल नीति आई थी वो आई थी आपके 1994 के अंदर। और प्रथम जो ग्रेनाइट नीति आई थी वो प्रथम ग्रेनाइट नीति आई थी 1991 में। और दूसरी जो ग्रेनाइट नीति आई थी वो आई थी 1995 में। ये जो 2002 की आपकी नीति है ये ग्रेनाइट की दृष्टि से देखें तो तीसरी नीति हो जाएगी, मार्बल की दृष्टि से देखें तो दूसरी हो जाएगी। इस बार दोनों की नीति जो साथ में ही आपके जारी की गई तो इसको हमने नाम दिया नवीनतम मार्बल एवं ग्रेनाइट नीति 2002। पहले इन दोनों नीतियों को अलग अलग जारी किया गया था। आपके 94 में मार्बल नीति आई थी पहली बार और ग्रेनाइट नीति 2 बार आ चुकी है, प्रथम आपके 1991 और द्वितीय 1995 के अंदर। अगर मित्रों हम लोग बात करें और आगे खनिजों से संबंधित, तो राजस्थान में आपके खनिजों के विकास है तो कार्यरत कुछ क्या है संस्थाएं भी हैं। तो खनिजों के विकास है तो जो संस्थाएं कार्य कर रही है उसमें आपके एक तो सबसे बड़ा नाम आता है RSMML, राजस्थान स्टेट मिनरल्स एंड माइंस लिमिटेड, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम, राजस्थान स्टेट मिनरल्स एंड माइंस लिमिटेड। हिंदी में बोले तो राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम। ये जो RSMML है मित्रों इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1974 में। और RSMML का जो मुख्यालय है पूछ ले आपसे कहाँ पर है,
तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपके उदयपुर के अंदर स्थित है आपके। और भी अगर हम लोग बात करें मित्रों तो विशेष रूप से आपके एक संस्था है राजस्थान के अंदर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है ये राजस्थान के अंदर आपके देबारी उदयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। और राजस्थान के अंदर जो इसकी स्थापना हुई थी ये हुई थी 1966 के अंदर। इसी जिंक लिमिटेड का आपके जो है स्मेल्टर प्लांट भी लगाया गया। तो जिंक स्मेल्टर प्लांट राजस्थान के अंदर जिंक स्मेल्टर प्लांट कहाँ पर है तो याद रखिएगा चंदेलिया चित्तौड़गढ़ के अंदर जिंक स्मेल्टर क्या है प्लांट स्थित है। चंदेलिया चित्तौड़गढ़ में जिंक स्मेल्टर प्लांट की स्थापना हुई थी आपके 2005 के अंदर ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना की गई आपके जिंक स्मेल्टर प्लांट की। इसके अलावा अगर मैं देखूं मित्रों तो हमारे यहाँ पर एक और बड़ी संस्थान है हिंदुस्तान कॉपर। कॉपर क्या होता है तांबा। तो आप लोग नाम से ही समझ चुके होंगे कॉपर लिमिटेड कहाँ पे होगी आपके खेतड़ी झुंझुनू के अंदर। तो ये आपके हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है खेतड़ी झुंझुनू में। इसकी जो स्थापना हुई थी राजस्थान के अंदर वो हुई थी आपके 1967 के अंदर। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू में है, स्थापना 1967 में हुई। तांबे के लिए मित्रों आपके खूब सारी क्या चल रही है परियोजनाएं भी चल रही है, जिसमें आपके एक परियोजना खेतड़ी झुंझुनू ताम्र परियोजना है। इसके अलावा ताम्र परियोजना आपके खो दरीबा की है। इसके अलावा आपके ताम्र परियोजना चांदमारी की भी चल रही है। तो अभी जो हमने इस क्लास के अंदर जिक्र किया है वो राजस्थान में खनिजों के प्रकार और प्लस उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान वाले खनिज, साथ में खनिज नीतियों और खनिज संस्थाओं के बारे में जिक्र किया है। अगली क्लास में मित्रों हम लोग जो है धात्विक खनिजों के बारे में चर्चा करेंगे कि राजस्थान में धात्विक खनिजों का उत्पादन कहाँ कहाँ पे होता है। इसी क्लास में हम लोग इतना ही लेंगे। मिलते हैं।